Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश टमोला, टीचर साइंस ICT virtual classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, कक्षा 10 विज्ञान के ऊपर। ये स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग समझ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जिसका नाम है धातु तथा अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर नंबर 3 है आपकी बुक का। और अपनी रिसेंट की क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को समझा, सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज को समझा। और आज हम उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और फिर हम इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी देखने वाले हैं कि धातु और अधातु के बीच जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशन से ले चुके होंगे और आपके हाथ में एक नोटबुक और एक पेन जरूर होगा। जो बातें यहाँ पर बताई जाती है उनको नोट डाउन कीजिए बच्चों, और उन्हें घर से रिवाइज भी किया कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। आप अपना ध्यान अपने रेस्पेक्टिव स्क्रीन पर बनाकर रखिए। तो आपकी एक्सरसाइज की ये कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें ये बोला जा रहा है कि ए बी सी डी 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो ए बी सी तथा डी 4 धातुओं के नमूनों का हमने निम्न जो विलयन है उनमें डाला गया। ठीक है, तो जो विलयन है वो कौन कौन से हैं हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो विलयन है वो आयरन सल्फेट का है, वो कॉपर सल्फेट का है, वो जिंक सल्फेट का है और वो सिल्वर नाइट्रेट का है। मतलब 4 धातुओं जिनकी बात यहाँ पर की जा रही है उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो चार धातुएं जिनकी बात यहाँ पर की जा रही है वो है आयरन, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर, एजी। ठीक है, आयरन, कॉपर, जिंक एंड एजी। तो इनको मैं अगर इनकी सक्रियता किसी क्रियाशीलता के क्रम में लिखूं तो सबसे ऊपर कौन आएगा? सबसे ऊपर आएगा जिंक, सबसे ऊपर आएगा जिंक, उसके बाद आयरन की क्रियाशीलता होती है, उसके बाद कॉपर हो गया और उसके बाद एजी यानी सिल्वर हो गया। ठीक हो गया, इनके नाम भी लिख लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन सल्फेट FeSO4। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट इसमें बात की गई है वो ये है ए बी सी डी 4 धातुएं हमारे पास हैं, ए बी सी और डी 4 धातुएं हैं। ठीक, हमने क्या करा, हमने इन चारों धातुओं को जो यहां से किनारे पर जो 4 धातुएं लिखी हैं उनके विलयनों में, उनके लवण विलयनों में प्रतिस्थापित किया और देखा कि क्या अभिक्रिया होती है। तो हमने ए के लिए देखा, हमने पहले सॉल्यूशन के लिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिखा रखा है पूरा, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ए को डाला तो कोई अभिक्रिया नहीं, बी को डाला तो विस्थापन अभिक्रिया, सी को डाला तो कोई अभिक्रिया नहीं, डी को डाला तो कोई अभिक्रिया नहीं। इससे क्या पता लगता है? अपनी पिछली क्लास में हमने चौथे प्रकार की अभिक्रिया देखी थी, जब धातु किसी धातु को अन्य धातु के लवण विलयन में हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो 2 काम होते हैं, या तो विस्थापन अभिक्रिया होती है या तो अभिक्रिया नहीं होती। अगर विस्थापन अभिक्रिया हो गई तो मतलब वो धातु दूसरी धातु से अधिक अभिक्रियाशील है, अगर नहीं हुई मतलब कि वो उससे कम अभिक्रियाशील है। तो आयरन की बात करें, यहाँ पर आयरन को किसने विस्थापित कर लिया? आयरन को बी ने विस्थापित कर लिया। तो दैट मीन्स कि बी जो है वो आयरन से, धातु बी जो है वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, बाकी जो है सभी ए सी डी आयरन से कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट से हमें ये बात पता लगी, आया समझ में? अब सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट समझ में आ गया? ठीक है, जिसने विस्थापित कर दिया वो अधिक अभिक्रियाशील, बाकी कम अभिक्रियाशील। ठीक हो गया। उसके बाद बी पार्ट है,
बी पार्ट में ए ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब कॉपर के लिए देखो, कॉपर के लिए देखिए, ए ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, मतलब ए जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील। और बी क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करेगा या नहीं करेगा? देखो बी आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब बी इसके ऊपर होगा। बी क्या है, आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब बी कहां आएगा, आयरन के ऊपर आएगा। और कॉपर बी के नीचे आ रहा है, दैट मीन्स कि बी जो है यहां पर कॉपर को भी विस्थापन करेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बी की पोजीशन हमने देखी तो आयरन के ऊपर है, और हमने देखा जो सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर स्थित धातु है वो नीचे स्थित धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर लेती है। मतलब ए और बी इस टाइम दोनों के दोनों कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील हैं, ठीक है। जबकि सी और डी कोई अभिक्रिया नहीं करते, तो सी और डी कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, सी और डी कम अभिक्रियाशील है, ए और बी अधिक अभिक्रियाशील है। ए और बी में से अगर बात करूं तो ऊपर वाली अभिक्रिया में बी ने विस्थापित कर लिया था, ए ने नहीं करा था, मतलब बी ज्यादा अभिक्रियाशील, फिर ए, फिर उसके बाद कॉपर, और फिर सी और डी। सी और डी का भी क्रम नहीं पता चला, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड वाली में जिंक सल्फेट, तो ए ने कॉपर को विस्थापित कर लिया, दैट मीन्स कि ए कॉपर के ऊपर है, यहां पर है कॉपर और इसके ऊपर है। लेकिन ए ने आयरन को विस्थापित नहीं करा था, तो आयरन के नीचे है। ए ने कॉपर को विस्थापित कर लिया था लेकिन आयरन को विस्थापित नहीं करा, तो आयरन के नीचे एवं कॉपर के ऊपर होगा। अब जिंक सल्फेट के साथ क्या अभिक्रिया होगी भाई इसकी? जिंक देखो ए से ऊपर है, मतलब कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो एक जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ए जिंक के नीचे है। सॉरी। और हमने कहा है कि विस्थापन ऊपर स्थित धातु नीचे, अपने से नीचे स्थित धातु को विस्थापित कर दिया, मतलब यहां पर हमको क्या दिखेगा, कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि एक ही पोजीशन हम देख रहे हैं कि जिंक के नीचे है, ठीक है। मतलब जिंक सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद सब ए बी सी डी है, उसके बाद बी हो गया, फिर ए हो गया, और फिर सी कॉमा डी हो गया, ठीक है। अभी सी और डी का नहीं क्रम पता चला, बी और ए में पता चल गया हमको बी ज्यादा अभिक्रियाशील है। अब सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट कहाँ है? सबसे नीचे है, देखो। तो ए कहाँ है? सिल्वर नाइट्रेट से ऊपर है, बिल्कुल है, विस्थापन हो जाएगा। बी का है, बी भी सिल्वर नाइट्रेट से ऊपर है, देखो ये रहा सिल्वर, और बी भी ऊपर है, ए भी ऊपर है, मतलब यहाँ भी विस्थापन हो जाएगा। और सी में भी इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ विस्थापन है, मतलब सी भी कहाँ होगा? सी भी एजी से ऊपर होगा, लेकिन कॉपर से नीचे, क्योंकि सी ने कॉपर को विस्थापित नहीं किया था, ठीक है। मतलब सी कॉपर से नीचे लेकिन एजी से ऊपर। और डी कोई अभिक्रिया नहीं करता, मतलब डी क्या है? एजी के भी नीचे है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक क्रम बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और वो क्रम ये साइड में आपके बना हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा इन सभी धातुओं में ए बी सी डी, जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो धातु है वो है जिंक, फिर उससे ज्यादा अभिक्रियाशील है बी, फिर उसकी ज्यादा अभिक्रियाशील है आयरन, फिर उससे ज्यादा अभिक्रियाशील ए धातु, फिर उससे कम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ए से कम अभिक्रियाशील कॉपर, फिर कॉपर से कम अभिक्रियाशील सी धातु, ठीक है। फिर उसके बाद उससे कम अभिक्रियाशील एजी धातु, और सबसे कम अभिक्रियाशील डी धातु। तो ये हमारे पास एक क्रम बन गया, ठीक है। अब नीचे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके आंसर हम देने की कोशिश करते हैं। नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 1 जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है, इस सारणी का उपयोग कर धातु ए बी सी एवं डी के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। गुड। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपसे क्या पूछा हुआ है, ए बी सी डी में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? ए बी सी डी में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? किस में से पूछा हुआ? इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से। तो बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सी धातु है? बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, धातु बी। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? देखो धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या हुआ? विस्थापन अभिक्रिया हुई। यानी कि धातु बी कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से विस्थापित कर लेता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, धातु ए बी सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में मतलब जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है वो सबसे आगे, और जो सबसे कम है वो सबसे लास्ट में। तो घटता हुआ क्रम कैसे होगा इनका? देखो घटता हुआ क्रम कैसा होगा? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील बी है, फिर ए है,
फिर सी है और फिर डी है। ठीक है, तो ये हो गया इनका अभिक्रियाशीलता का क्रम। दिस इज आवर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, बी ए सी। तीनों पार्ट्स के आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तीनों पार्ट्स के आंसर हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को दिमाग लगाना था इसमें। और अगर आपने पीछे जो बातें बताई गई वो सारी पढ़ी होंगी तो आपको इसमें समझने में मजा आएगा और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नोट डाउन कर लीजिए इसे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। हमने पढ़ा है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। हमने पीछे अभिक्रिया देखी थी, जब धातु जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, दूसरे दूसरे हमने थर्ड प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। इसमें एक सॉल्ट बनता था और हाइड्रोजन गैस निकलती थी। अगर आपको इतनी बात याद है, ये समीकरण हमने लिखवाई थी, अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे पाएंगे कि जब हम धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या लिखेंगे आंसर इसका, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, आयरन के साथ तनु H2SO4। H2SO4 का नाम पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। आयरन मतलब Fe, Fe के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया मतलब H2SO4 अभिक्रिया करेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लवण जो बनेगा वो आयरन सल्फेट बनेगा, FeSO4। FeSO4 और जो गैस निकलेगी वो निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया में हम देखेंगे कि एक लवण बना है जिसका नाम है आयरन सल्फेट। नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आयरन सल्फेट। जब आपसे कोई अभिक्रिया पूछी जाए बच्चों एग्जाम में, पहले तो आपको अभिक्रिया संतुलित लिखनी है, समीकरण जो संतुलित है चेक करना है। 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, SO4 इधर है, SO4 इधर है, Fe और Fe, मतलब समीकरण जो है संतुलित दिख रही है मुझे। दूसरी चीज, आपको उत्पाद का जो मुख्य उत्पाद है उसका नाम जरूर लिखना है। ठीक है, मुख्य उत्पाद का नाम लिखना है, साथ में आप इसको हाइड्रोजन गैस भी लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है, और यहाँ पर आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है ये हो गया हमारा आयरन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया होती है। 4th क्वेश्चन का आंसर है। 5th क्वेश्चन है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आप लोगों को ये बात तो पहले से पता होगी, तो आई थिंक कि आप लोगों के लिए आसान होना चाहिए। जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन को। जब जिंक को, आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, हमने सक्रियता श्रेणी देखी है। सक्रियता श्रेणी में जिंक ऊपर है, उसके काफी नीचे है आयरन।
सक्रियता श्रेणी में जिंक ऊपर है, उसके काफी नीचे आयरन। इस बात को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध इस क्वेश्चन से। जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक आयरन को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में उसका स्थान ऊपर है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, जिंक आयरन को उसके विलयन से लवण विलयन से विस्थापित कर लेता है। इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए, तो रासायनिक समीकरण लिख दीजिए इसकी। जिंक जो है, जिंक प्लस आयरन सल्फेट FeSO4 गिव्स, विस्थापित करके क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और आयरन अलग आ जाएगा, आयरन विस्थापित। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अभिक्रिया। इसमें आप नाम जरूर लिखें। ये हो गया आयरन सल्फेट का विलयन, ये हो गया जिंक सल्फेट, ये आयरन अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी अभिक्रिया मेंशन कर सकते हैं। समीकरण चेक कर लीजिए एक बार, संतुलित है जी, संतुलित है समीकरण। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ठीक हो गया, आई होप आप सबने लिख लिया होगा, समझ में आ गई होगी बात। गुड, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जो बुक के बीच में उपस्थित होते हैं। ठीक, और आपको ये क्वेश्चन बुक के बीच में इसलिए दिए जाते हैं कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं बुक में, तो वो आपको कितना समझ में आता है और आप उसको कितना ग्रैब कर पाते हो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग एक नए टॉपिक को समझने जा रहे हैं, नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, नए बिंदु के ऊपर। हेडिंग डालिए, धातुओं एवं अधातुओं की अभिक्रिया। धातुओं एवं अधातुओं की अभिक्रिया, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस बात को समझने के लिए बच्चों, इस बात को समझने के लिए पहले तो एक टेबल बनाई जाए और उसके बाद फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो एक टेबल जल्दी से बना दीजिए। इस प्रकार से आप इसमें कॉलम्स बना सकते हैं। ठीक है, और फर्दर हम कॉलम्स को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। चलिए, तो इस प्रकार से एक टेबल बनाइए। सबसे पहले ब्लॉक में लिखिए, कॉलम में लिखिए तत्वों के प्रकार। दूसरे में लिखिए तत्व। थर्ड में लिखिए परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। फोर्थ में लिखिए कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, K, L,
एम एन, AlMn, कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपने काम क्लास 9th में करा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। सबसे पहले नाम लिखिए हम इस तरफ, नोबल गैसेस या उत्कृष्ट गैसें इन्हें कहते हैं, नोबल गैस। उसके बाद हम कुछ धातुओं के बारे में बात करेंगे और कुछ अधातुओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नोबल गैसेस में सबसे पहले हम लोग कुछ नोबल गैसेस लिखते हैं। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनकी जो परमाणु संख्या होती है बच्चों 2, 10 और 8 होती है। इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 2, 10 और 8 होती है। अब हम इनको भरते हैं तो किस प्रकार से भरते हैं, आई होप आपको याद होगा। सबसे पहले अंदर वाले कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फिर जो बच गए यहाँ पर कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितने बच गए 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, है ना। तो बचे हुए 8 दूसरे में आ जाते हैं, ठीक है, बचे हुए 8 दूसरे में आ जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर फिर से आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन फिर से बचते हुए मुझे दिखा रहे, 2 और 8 10 ही तो हुए, है ना। तो 8 बचे तो वो 8 तीसरे कोश में आ जाते हैं, एम कोश में। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। कुछ धातुओं के भी उदाहरण दे देता हूं, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, नाम नहीं लिख रहा हूं, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इनकी जो परमाणु संख्याएं हैं, सोडियम की होती है 11, मैग्नीशियम की होती है 12, एल्यूमिनियम की होती है 13, पोटेशियम की होती है 19 और कैल्शियम की होती है 20। इनको अगर भरेंगे तो देखिए 2, 2, 2, 2, 2, के कोश में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आने। उसके बाद यहाँ पर 11 हुए ना, अभी कितने बचे, 9 बचे हैं, तो 8 इधर आएगा, इसमें भी 8 आ जाएंगे, 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 ठीक है। अब कितने बचे हैं, यहाँ पर 1 बचा है, वो 1 यहाँ आ जाएगा, इसमें 2 बचा है, वो 2 यहाँ आ जाएगा, इसमें 3 बचा है, वो 3 यहाँ आ जाएगा। इसमें कितने बचे हैं, 9 बचे हैं, तो 9, 8 से ज्यादा तो नहीं आ सकते, मतलब 8 ही आएंगे, और इसमें भी 8 आएंगे, ठीक है। अब इन दोनों लास्ट वाले केसेस में 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है, 2 इसके पास बचा है, तो एन वाले कोश में चल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से भरते हैं, 2, 8, 8 फिर 8, इस प्रकार से भरते हैं। ये क्लास 9th में आपने देखा होगा, तो आपको याद होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सॉरी फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। थोड़ा कंजस्टेड हो गई जगह, आप इसको थोड़ा सा मैनेज करके बनाइए। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16 एंड क्लोरीन का 17। चलिए भरिए इनको, तो 2 और 8 तो आ नहीं पाएंगे, कितने बचे, 5 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2, 8 है, 2 और 6 हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा, 15 के लिए 2, 8, 5 हो जाएगा, 16 के लिए 2, 8, 6 हो जाएगा, और 17 के लिए 2, 8, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये टेबल बनाएंगे, ठीक है। के एल एम कोश के हिसाब से तत्व, परमाणु संख्या और धातु आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। अब जरा ध्यान दीजिए इसमें कि जब हमें तत्वों के का परमाणु विन्यास ज्ञात होता है, जैसे मैं इसमें एक धातु और एक अधातु को मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं, सोडियम। एक जिस धातु को मैं कंसिडर कर रहा हूं वो है सोडियम, और एक जिस अधातु को मैं कंसिडर कर रहा हूं वो है क्लोरीन।
सोडियम और क्लोरीन आपको दिख गए होंगे, मैंने मार्क कर दिया टेबल में। तो सोडियम के लिए मैं देखूं, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसको हम ऐसे भरते हैं 2 8 1। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसको हम भरते हैं 2 8 7। 2 8 10 और 7 17, 2 8 10 और 1 11। KLM कोश में, KLM कोश का मतलब क्या हुआ, ये रहा सोडियम का नाभिक, ये रहा K कोश, ये रहा L कोश, ये रहा M कोश। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 8 आएंगे, पढ़ चुके हैं आप पिछली क्लास में। और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर वाले, ठीक है। इसी प्रकार क्लोरीन का भी होगा, इसके ऊपर हमको डिस्कशन नहीं करना है। हर एक तत्व जो है वो किसकी तरह बनना चाहता है, वो इन उत्कृष्ट गैसों की तरह बनना चाहता है। इनको हम नोबल गैस भी बोलते हैं, आदर्श गैस बोलते हैं, ठीक है, अक्रिय गैस बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके। हर कोई तत्व जो है इनके जैसा बनना चाहता है, मतलब इनके बाहरी कोश का जैसे स्ट्रक्चर है 8 8, इस प्रकार का स्ट्रक्चर उसको बनाना है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, इसको क्या चाहिए सोडियम को कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या चाहिए कि इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ साझेदारी करते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं, उसको ही हम धातुओं एवं अधातुओं के की अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो बातें आपको बताएगी वो पसंद आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगली क्लास में हम लोग इस टॉपिक को करेंगे कंटिन्यू, और भी इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर करेंगे बात और सीखेंगे समझेंगे आगे की कुछ बातों को। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ घर जाकर आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।